स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का ब्रह्मास्त्र सीरीज के पहले लेक्चर में, जिसमें हम प्रबोध मॉडल पेपर सेट 1 को कंप्लीट करने वाले हैं। एंड यहाँ पर मैं स्लाइड में नहीं बता रहा हूँ, ऐसा इसलिए क्योंकि उसमें थोड़ा सा टाइम वेस्ट होता है। मुझे वीडियो बनाना पड़ता है, फिर एडिट करना पड़ता है, अपलोड करना पड़ता है। इससे मैं डायरेक्टली बनाऊँ मतलब अपलोड करूँगा, मैं कोई एडिट नहीं करने वाला हूँ इस वीडियो में, ठीक है। एंड मैं आधे घंटे के अंदर इसे कंप्लीट जो है समझाने की कोशिश करूँगा अच्छे से। यहाँ पर मैं एक एक लाइन पढ़ के नहीं बताने वाला हूँ, मैं आपको समझाऊंगा सारी चीज़ें, क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं और उसे बनाने का ट्रिक क्या है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताते चलूँगा। एंड उसे कैसे लिखना है वो भी चीज़ें। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, मैंने यहाँ पर वीडियो काफ़ी सारे अपलोड कर दिए, मतलब 2-3 वीडियो अपलोड कर दिए। पहला है आवेदन जो पत्र है उसका, जो कि 5 मार्क्स का आता है। एंड निबंध जो कि 5 मार्क्स का आता है, ये भी मैंने अपलोड कर दिया है। और अपठित गद्यांश बनाने का ट्रिक भी मैंने अपलोड कर दिया है। एंड धीरे धीरे ये सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिल जाएगी। एंड अभी कुछ समय में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। मैं सारी चीज़ें बना रहा हूँ अभी। एंड चलो पहले इसे हम कंप्लीट कर देते हैं अच्छे से। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन मिलेगा वो मिलेगा गद्यांश का। आपको पता है मैंने अपठित गद्यांश जो है बनाया है, ट्रिक बनाया है। अगर वो सारे वीडियो नहीं देखे तो पहले आप लोग देख लो, क्योंकि उसको देखने के बाद ना आसानी होगी। यहाँ पर मैं एक एक पेसेस पढ़ के नहीं बता सकता आपको, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। और इसमें जो एसी है मतलब निबंध है वो भी बहुत सारे हैं, तो मैं सभी चीज़ें नहीं पढ़ के बता सकता हूँ। मैं आपको फॉर्मेट पहले ही बता रखा हूँ सारे वीडियो में, आप जाके देख लेना। एंड यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा बहुत ट्रिक वगैरह कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अपठित गद्यांश मिलता है, तो इसे आपको पढ़ना है और पढ़ने के बाद आपको आंसर देना होता है। यहाँ पर देखो सबसे पहली बात उसमें मैंने ट्रिक बताया हुआ है कि सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन जैसे पढ़ोगे उसके बाद आपको इसमें कोई भी कीवर्ड ढूंढना है, और जो कीवर्ड है उसको आपको पैसेज में ढूंढना है। पूरा पैसेज रीड मत करना, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम वेस्ट होगा। आपको वही कीवर्ड वाला डायरेक्ट ऐसे देख लेना ऊपर ऊपर से, और आपको मिल जाएगा वो कीवर्ड। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने यही वाला पैसेज उस वीडियो में करा रखा है, वही एग्जाम्पल मैं एक बार और बता देता हूँ। यहाँ पर देखो, सन्यासी कौन था, उसका बुरा हाल क्यों हो रहा था। तो यहाँ पर कीवर्ड मुझे मिला है बुरा हाल, तो मैं बुरा हाल इस पेसेज में ढूंढूंगा। पूरा पेसेज नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ ढूंढना है। आपको उंगली रख लेना है, पेन रख लेना, जो भी हो। अंडरलाइन करना है तो आप कर सकते हो, पेपर में कोई दिक्कत नहीं होता है। सीज से करना, पेन से मत करना प्लीज़। तो ऐसे जब अंडरलाइन करते जाओगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पास बुरा हाल, ठीक है। देखो यहाँ पास बुरा हाल आपको मिल गया। अब आपको क्या करना है, देखना है इसके आगे पीछे को। यहाँ पास फुल स्टॉप है, मतलब हमें पीछे देखना है। यहाँ भी फुल स्टॉप मतलब आगे देखना है, तो इसके बीच में ही होगा इसका आंसर। तो हम जब इसे देखते हैं तो पता चलता है ये थकान हो गया, प्यास हो गया, गर्मी के कारण इसका जो है बुरा हाल था। तो आपको क्वेश्चन देखना है, उसके बाद आपको आंसर आराम से मिल जाएगा। पूरा पेजेस पढ़ने की जरूरत नहीं है। और ये हिंदी है इसलिए आपको मीनिंग भी नहीं समझना है, आप अच्छे से बना सकते हो। एंड मैं इसे स्किप कर रहा हूँ। एंड अगर आपको ये पूरा एकदम अच्छे से मैं पढ़ के सहूँ सारी चीज़ें अगर चाहिए तो आप मुझे अगली वीडियो में बताना। मैं तो बोलूँगा कि यार ये नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने डिटेल लेक्चर पहले ही बना रखा है उसके बारे में, तो आप उसे देख लेना और ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और स्लाइड में पढ़ाना हो वो भी बता देना, और उसमें टाइम वेस्ट होता है इसलिए मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ। बाकी चलो चलते हैं। ये सारी चीज़ें आप लोग देख लो, इससे रीड कर लेना अच्छे से। आपके पास मॉडल पेपर होगा, नहीं होगा तो टेलीग्राम में मैंने अपलोड कर दिया, आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर लेना और उसे अच्छे से पढ़ लेना। इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता है। आपने सारे पेपर में देखा इसका क्रेज कितना ज़्यादा था। एंड चलो और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पास अपठित पद्यांश है। ये भी ऐसे पद्यांश होते हैं, मतलब अपठित होते हैं, जो कि हमें पहली बार देखने को मिलेगा, हमारे बुक का नहीं होने वाला है ये। और मैं बताऊँ तो ये थोड़ा सा टफ हो सकता है, क्योंकि एक दो क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको इसको पढ़ने से मिलेगा, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो इसकी मीनिंग से मिलेगा, ठीक है। तो आपको इसका मीनिंग निकालना जरूरी होगा, मतलब समझ आना चाहिए ये चीज़। लाइक यहाँ पास क्वेश्चन दिया है बटोही शब्द का क्या अर्थ है। अगर आप पढ़ोगे तो इसमें बटोही शब्द आपको देखने को मिलेगा, लेकिन उसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। ये कौन से लैंग्वेज में है वो आपको थोड़ा सा पता लगाना चाहिए। या आपने ये ऐसे देखो, इसमें जो क्वेश्चन आएगा ना, ऐसा नहीं कि एकदम ज़्यादा डिफिकल्ट होगा, थोड़े ईजी होंगे जिसे आपने पहले कभी सुना होगा। लाइक ये जो बटोही शब्द है आपने सुना होगा नदिया के पार मूवी में, जिसमें एक सॉन्ग है कौन दिशा में लेके चले बटुइया बोलकर, ठीक है। तो वही है बटुइया, मतलब होता है यात्री होता है, जो कि गमन करते हैं हर जगह, मतलब घूमने जाते हैं वो यात्री, ठीक है। यहाँ पर यात्री शब्द दिया है। तो देखो वही चीज़ है, मतलब जो सुने हो आप वही वर्ड आ सकते हैं, तो ये चांस ज़्यादा होता है। बाकी आपको ये पढ़ना है और मीनिंग निकालने की थोड़ी सी कोशिश करनी है, उसके बाद आपको आंसर मिल जाएगा। यहाँ पर आप क्वेश्चन वगैरह देख सकते हो। इस चीज़ में मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, इसलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। इन चीज़ों को मैं समझाऊंगा तो अच्छी बात होगी, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है अपना ये, जो कि 3 नंबर का आएगा, नाटक में संकलन त्रय का क्या महत्व है। सबसे पहले नाटक क्या होता है आपको पता है। नाटक मतलब कि कोई घटना को दिखाना नाटक कहलाता है। इसमें करके दिखाया जाता है, परफॉर्म करके दिखाया जाता है, वही नाटक होता है। इसमें संकलन त्रय क्या होता है, देखो संकलन त्रय होता है ना, 3 चीज़ों का मिश्रण होता है। 3 चीज़ों से मिलकर ये बना हुआ होता है, जो कि अगर आपको मैं बताऊं तो ये नाटक की जान होती है। अगर ये 3 चीज़ें अगर किसी नाटक में नहीं है तो उसे नाटक भी नहीं बोला जा सकता। वो 3 चीज़ है, सबसे पहला है यहाँ पर स्थान, दूसरा है समय, और तीसरा है वातावरण।
ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ ये तीनों का काम क्या है नाटक में। सबसे पहले है स्थान। तो देखो एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर नाटक में ले लेता हूँ रामायण को। ठीक है, यहाँ पर मैं कोई धर्म वगैरह वाला नहीं ला रहा हूँ बीच में, प्लीज़ ऐसा कमेंट मत करना। मैं ओनली एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। तो रामायण का मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ। सबसे पहले स्थान होता है। तो देखो जो भी नाटक वगैरह होता है उसमें आपको पता है ये चीज़ दिखाया जाता है कि वो जो घटना हुई है कौन सी जगह में हुई है, वो दिखाना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, तभी लोग जो है उससे रिलेट कर पाएंगे। जैसे कि राजा का वो मरना, ठीक है, मतलब कि जब राम भगवान जो है उन्हें ताज वगैरह पहनाया गया था, राजा बनाया गया था, वो अयोध्या में हुआ था। तो अयोध्या वाला यहाँ पर लोकेशन है, मतलब जगह यहाँ पर अयोध्या बताएगा नाटक में। उसका समय है कौन से समय हुआ है, वो रामायण काल में हुआ था। ठीक है, उसके बाद है उसका जो वातावरण है, आवास जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो जो वातावरण में क्या है, मतलब उस वहाँ लोग जो है कैसे कपड़े पहनते थे, कैसी बोली बोलते थे, कैसे रहते थे, वो चीज़ें भी नाटक में दिखाना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। ये तीनों चीज़ आप हर नाटक में देखने को मिलेगा। आपको स्थान मिलेगा, कहाँ पर वो घटना हुई थी, कब हुई थी वो मिलेगा, और उस घटना में कैसे चीज़ें, कपड़े वगैरह, भाषा वगैरह, उस समय की बातें की जाएगी जिस समय का वो स्टोरी है, वो घटना है। तो वही नाटक है, तो इसमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आप इसे पढ़ लेना, मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, देश काल और वातावरण का कहानी लेखन में किस प्रकार आवश्यक है। तो देखो यही चीज़ें मैंने यहाँ पर जैसे बताया था, देश काल मतलब किस समय हो जाता है, और वातावरण तो वही वातावरण है जो मैंने बताया है। तो इसमें भी वही है, इसमें कहानी है, इसमें नाटक था, नाटक आपको दिखाया जाता है, कहानी आपको सुनाई जाती है। तो कहानी जो है उसमें भी आपको ये याद रखना है कि समय हो गया मतलब देश काल हो गया, और वातावरण का बहुत ज़्यादा भूमिका होता है। अगर किसी स्टोरी में आपको कोई समय नहीं बताएगा कि इस समय में ये घटना हुई है, कोई आपको ये नहीं बताएगा कि उस समय कैसा कपड़ा पहनते थे, कैसे बोलते थे, वो कैसे रहते थे, तो वो स्टोरी नहीं कहलाने वाली, वो कहानी नहीं कहलाने वाली। तो उसका बहुत ज़्यादा महत्व है, आप देख सकते हो ये सारी चीज़, इसका बहुत ज़्यादा महत्व है, इन तत्वों का ऐसे लिखा हुआ है, आप इसे पढ़ लेना। मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ ताकि जल्दी से कवर हो जाए, बाकी आपको ये पढ़ना ही पढ़ना है। ऐसा नहीं कि मेरा वीडियो देख के हो जाएगा, आपको ये अच्छे से रीड करना है, खुद से रीड करना है, खुद से रीड करने में ये अच्छे से होगा। बस मैं आपको समझा रहा हूँ, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि समझ नहीं आते, इसलिए मैं समझा रहा हूँ। एंड सेकेंड यहाँ पर है, महंगी होती है उपचार व्यवस्था विषय पर आलेख लिखना है। आलेख और यहाँ पर फीचर, ये दोनों आने वाले हैं, एंड दोनों के ऊपर जल्दी मैं वीडियो डाल दूंगा, आप देख लेना। एंड दोनों के ऊपर कंपेरिजन करके मैं बताऊंगा कि कौन बेस्ट होता है, कैसे लिखना जाता है। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, ये जो आलेख होता है ना, वो रियलिटी के ऊपर होता है। आपको ऐसे टॉपिक दिए जाएंगे जो कि एक तरह से रियलिटी होंगे, जो अभी हो रहे हैं सारी चीज़ें। एंड ये जो फीचर होता है ना, ये आपके अनुभव के ऊपर होता है, मतलब आपका क्या तर्क है किसी बारे में, उसके बारे में होता है। इसमें क्वेश्चन आपको मिल सकता है ऐसी चीज़ें जो कि रियलिटी के ऊपर होता है, जैसी महंगी होती उपचार व्यवस्था, मतलब कि होता है जो अस्पताल वगैरह हो गया, मतलब कि मेडिकल सुविधा जो है वो महंगी होती जा रही है, उसके बारे में आपको लिखना है। ये रियलिटी है, ठीक है, महंगी होती जा रही है, आपको पता है सभी लोग काम चोरी कर रहे हैं, मतलब पैसे के लिए सारे काम कर रहे हैं, जितने भी हैं मेडिकल वगैरह हो गया, डॉक्टर वगैरह हो गया, वो गरीब लोगों को ज़्यादा वो नहीं करते। मतलब इसमें वही बताना है कि कैसे महंगा हो गया है, कैसे पैसा लूटा जा रहा है इलाज के नाम पर, तो वो चीज़ें आपको बतानी, रियलिटी बतानी होती है। और वहीं आपको ये जो फीचर है, फीचर में अपना तर्क देना होता है। जैसे यहाँ क्वेश्चन है, बच्चा पढ़ेगा तो देश बढ़ेगा, ठीक है, मतलब ये ऐसे टॉपिक देंगे ना जो कि तर्क रिलेटेड होंगे, आप अपने शब्दों में इसे लिखोगे। एंड इसका फॉर्मेट वगैरह मैं सभी चीज़ इसके डिटेल वीडियो में बता दूंगा, क्योंकि यहाँ बताना उतना ज़्यादा मतलब वो नहीं है, संभव नहीं है ये सारी चीज़ बताना, मैं आपको बता रहा हूँ। देखो अब इसमें जो आलेख है ना, उसमें आपको वही सारी चीज़ें लिखनी है इसके बारे में, कि आप बता देना कि ये जो मेडिकल सुविधा है वो महंगा होते जा रहे हैं, सभी लोग पैसे के नाम पर काम कर रहे हैं, जितने भी लोग हैं, ठीक है। तो इसमें आप लिखा है, सारी चीज़ आप अच्छे से पढ़ लेना और आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। एंड इसमें भी है, बच्चा पढ़ेगा तो देश बढ़ेगा, तो आपको इसमें भी वही चीज़ बतानी, ये तर्क का है, तो तर्क में आपको ये याद रखना, कुछ घटना हो गया, कुछ कहानी हो गया, वहाँ से स्टार्ट आपको करना होता है, बनाना है इसे। तो उसमें आप लिख सकते हो, जैसे कि ये आएगा, तो इसमें मेंशन किया हुआ है 2009 अधिनियम। आपको पता है ये अधिनियम क्या था, इसमें अनिवार्य किया गया था सभी लोगों को पढ़ने के लिए, तो वही है, उसके बारे में आपको मेंशन करना है। और फिर उसके बारे में आपको लिखना है कि अगर बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो भविष्य यहाँ पर खत्म हो जाएगा, देश का भविष्य जो है अभी वर्तमान में जो बच्चे हैं वही बनाने वाले हैं, तो वही चीज़ आपको लिखनी है, अपने शब्दों में लिखनी है, आप आराम से लिख सकते हो। और याद रखना, वर्ड लिमिट क्रॉस मत करना, क्योंकि एक्स्ट्रा नंबर नहीं मिलेंगे, ये सिर्फ 3 नंबर का होता है, तो आपको ज़्यादा नहीं लिखना है, 100 से 150 वर्ड ही लिखना है। कैसे लिखना है सारी चीज़ें मैं डिटेल वीडियो में बता दूंगा। एंड इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, विशेष लेखन की शैली की क्या विशेषता है, ठीक है। तो इसकी बहुत ज़्यादा विशेषता होती है। देखो सबसे पहली बात तो
ये जो लेखन है मतलब कि जो टॉपिक्स वगैरह होते हैं हमारे टाइटल वगैरह, इसमें क्या होता है, इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है भाषा शैली। अगर हम उसमें सही भाषा शैली नहीं डालेंगे तो कोई कहानी है, कोई नाटक है, वो यहाँ पर अधूरा लगेगा और जो सुनने वाले वो नहीं समझ पाएंगे। तो हमें सुनने वालों को ना ऐसे शब्दों में समझाना होता है कि वो आराम से समझ पाए वो चीज़ें उन्होंने सुनी है, वही चीज़ें। जैसे मैंने यहाँ पर जो यहाँ पर बहुत सारे डिफ़िकल्ट वर्ड होते हैं, बट मैं यहाँ पर अपने वीडियो में बहुत ही ईजी शब्दों में बताता हूँ। वो शब्द मैं यूज करता हूँ जो आपने पहले सुने होंगे ताकि आपको समझ आए। वही है यहाँ पर भाषा शैली, मतलब आपको ऐसे भाषा का यूज़ करना है जो कि सभी अच्छे से समझ सके। यहाँ पर लिखा है विशेष लेखन की भाषा शैली विशेष होती है। विशेष लेखन की जटिल या तकनीकी क्षेत्र से जुड़े विषयों पर किया जाता है। जैसे खेल से संबंधित बीटा की भाषा में पीटा, जीता, रैदा आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अतः संवाददाता को इन शब्दावली के से परिचित होना चाहिए। ठीक है, मतलब जरूरी है, अगर परिचित नहीं है, वो पहले नहीं सुने हैं, तो ये चीज़ें काम की नहीं होगी, मतलब वो समझ ही नहीं पाएंगे क्या चीज़ है। ठीक है, तो वही चीज़ है भाषा शैली का कितना ज़्यादा महत्व है आपको पता है। इसके अलावा समाचार किसे कहते हैं, तो भाई ये बताने की जरूरत नहीं है, जो न्यूज़ होता है वही समाचार होता है। ये सारे सारे जितने भी खबरें हो रही है अभी वर्तमान में, जो भी घटनाएं हो रही हैं, सारी चीज़ें हमें बताया जाता है टीवी के माध्यम से या पेपर के माध्यम से। वही चीज़ें ये समाचार पत्र में आ जाता है। समाचार अंग्रेजी पर्याप्त न्यूज़ चारों, ठीक है, चारों दिशाओं को संकलित करते हैं। आसपास में जो भी चीज़ें हो रही है, घटनाएं वगैरह हो रही हैं, वही चीज़ें यहाँ पर समाचार के नाम में आता है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किन्हीं पत्रकारिता दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है, हिंदी पत्रकारिता दिवस। ठीक है, तो वो जो है 30 मई को मनाया जाता है। ये आपको पता होगा, ये मतलब मैं तो यार मुझे पता ही है। ठीक है, आपको पता होगा कि नहीं पता नहीं, बट मुझे ये पहले से पता था। एंड मैं आपको बता दूं, ये जो क्वेश्चन है ना, ये वाले, ठीक है, ये आते हैं समाचार पत्र वाले, और इसमें सिर्फ एक एक नंबर के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको ज़्यादा लंबा नहीं लिखना है। जैसे समाचार क्या है, तो हमें तो इसके बारे में बहुत कुछ पता है, लेकिन एक नंबर का है तो आपको ज़्यादा नहीं लिखना है। वर्ड लिमिट क्रॉस मत करना, टाइम वेस्ट ही होगा। ठीक है, सोच समझ के ही वर्ड लिमिट फिक्स किया जाता है ताकि टाइम की कमी ना हो, अच्छे से टाइम में सारा पेपर बन जाए, इसलिए किया जाता है। इसके बाद इसमें भी आपको पूछा है कौन से दिन में होता है, कौन से दिन मनाया जाता है, तो आपको डायरेक्ट लिखना है कि ये जो भारत में हिंदी पत्रकारिता दिवस है 30 मई को मनाया जाता है। अगर पूछा जाता किसने यहाँ पर मनाना स्टार्ट किया, तो पंडित जुगल किशोरी शुक्ल ने यहाँ पर मनाना स्टार्ट किया था। जो पूछा आपको वही बताना है। इसके बाद है फ्रीलांसर पत्रकार किसे कहते हैं, जो कि निश्चित पैसे में ही क्या है समाचार को देते हैं, पत्रकारिता वगैरह में हुई है, एक निश्चित भुगतान लेकर अलग अलग समाचार पत्रिकाओं के लिए समाचार लेखन करने वाले पत्रकारों को फ्रीलांसर पत्रकार कहा जाता है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर से अपना लेटर का मतलब कि पत्र लेखन का, इसका भी फॉर्मेट मैंने वीडियो में बता रखा है, जो कि काफ़ी अच्छे से मैंने बताया है। एंड मैं आपको बता देता हूँ, इसमें ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसे सॉल्व करके देखना। मैं बोलूँगा काफ़ी अच्छा है ये। ठीक है, आप लोग देख सकते हो। इसमें पूछा ये है कि जो रेलवे विभाग है उसमें क्या है, अवांछित तत्व घुस जाते हैं, उसके कारण यात्री को क्या परेशानी होती है। अवांछित तत्व मतलब क्या होता है, ऐसे लोग जो कि बिना टिकट के घुस जाते हैं, ऐसे लोग जो कि टिकट भी होते हैं, तो कई लोग क्या होते हैं ड्रिंक वगैरह करके जाते हैं और वहाँ बदतमीजी करते हैं महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ, या ऐसे कोई भी गलत कार्य करते हैं। तो वही है अवांछित तत्व, जिससे जो सामान्य यात्री है उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। उसके ऊपर आपको रेलवे विभाग को यहाँ पर कंप्लेन के लिए एक लेटर लिखना है। तो वही चीज़ें आपको बतानी है। सबसे पहली बात तो आपको फॉर्मेट का ध्यान रखना है कि सेवा में वगैरह लिखना है, फिर दिनांक हो या सभी लिखना है, विषय आपको छोटा से लिखना है। देन आपको ये चीज़ें में 3 चीज़ें आप लिख सकते हो, उस वीडियो में मैंने बता रखा है। सबसे पहले आपको समस्या लिखना है कि समस्या क्या है। समस्या आप बता सकते हो कि रेलवे में अवांछित तत्व जो है, मतलब कि व्यक्ति घुस जाते हैं और सीटों में कब्जा कर लेते हैं, जिसके कारण क्या है, जो सामान्य लोग हैं जो मतलब टिकट ले रखे हैं उन्हें भी सीट नहीं मिल पाता, उनके साथ बहुत ज़्यादा यहाँ बुरा व्यवहार होता है। वही चीज़ आपको लिखना है। उसके बाद आपको लिखना है निवेदन, मतलब उसका समाधान के लिए निवेदन आपको करना है रेलवे विभाग को। बोलिए आप प्लीज़ इसे जल्दी से जल्दी देखिए, मतलब हिंदी में लिखना है। ठीक है, निवेदन है कि आप इस मामले पर विशेष ध्यान देंगे, ऐसे वगैरह। और लास्ट में आप लिख सकते हो इससे छुटकारा के लिए आप क्या क्या कर सकते हो। आपके मन में जो आ रहा है कि ये चीज़ें करनी चाहिए, इनके लिए अलग चीज़ें करनी चाहिए, क्या चीज़ें करनी चाहिए वो आप लिख सकते हो। नहीं लिखोगे फिर भी चलेगा, और इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं होती है। मैं आपको बता देता हूँ 5 नंबर का है, तो आपको ज़्यादा लंबा नहीं लिखना होता है। इसके बाद क्या करना है मैं आपको आगे बताता हूँ। नेक्स्ट लास्ट में आपको धन्यवाद वगैरह लिखना है, और यहाँ पर आप प्रार्थी भी लिख सकते हो। ठीक है, प्रार्थी, ठीक है, और यहाँ पर आप लिख सकते हो ये भव्य, जो भी डेट वगैरह सारी चीज़ आप अच्छे से लिख सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर एक और आवेदन है जो कि दोनों निषेध नियम के उल्लंघन के लिए है। मैं अगर बोलूँ, अगर मैं आपको बताऊँ, तो मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ ये वाला, मतलब कि ऐसा टाइप का लिखूंगा जहाँ से स्टार्ट होता है सेवा में, या बस निवेदन वाला होता है, ये वाला लेटर मैं लिखूंगा। इसके मुकाबले वो ज़्यादा ईजी होता है और वो काफ़ी अच्छा होता है, तो आपको वही लिखना चाहिए। ये वाला जो है उतना अच्छा नहीं होता है, इसमें
क्या है, आप अपने मर्जी से उतना ज़्यादा नहीं लिख पाओगे, बट इसमें अपने मर्जी से लिख सकते हो तो काफ़ी अच्छा है। तो आप यही वाला लिखना, जितने भी क्वेश्चन ऐसे टाइप के आएंगे जो सेवा में से स्टार्ट किया जा सकता है वही आपको लिखना है, और ये वाला मत लिखना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर है निबंध, जो कि आपको 5 नंबर में देखने के लिए मिलने वाला है। पहले ये ज़्यादा नंबर में आता था, बट अब ये 5 नंबर में आएगा, और इसे आपको 200 से लेकर 250 वर्ड तक लिखना होता है। इसमें कुछ टॉपिक्स है जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने पहले ही बता रखा है 2-3 इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसे एक पेड़ माँ के नाम। एंड हाँ, आप बोलोगे कि ये क्या सच में आएगा, आपने आर्टिकल बताया था इंग्लिश में, वो नहीं आया। देखो 10th क्लास में भी जो गेम्स एंड स्पोर्ट्स है वो आया हुआ था, मैंने नहीं देखा था, ये मेरी गलती थी, सॉरी माय मिस्टेक, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। बट मैंने जब चेक किया अभी हिंदी का पेपर, तो उसमें एक पेड़ माँ के नाम नहीं आया है, और आपको मॉडल पेपर सैम्पल पेपर में भी देखने के लिए मिल जाएगा, तो उसका काफ़ी ज़्यादा चांस है कि वो आ सकता है एक पेड़ माँ के नाम। उसके साथ साथ आप कर लेंगे जो अपना ये वाला होता है, क्या बोलते हैं, सॉरी मैं भूल रहा हूँ, हाँ जो साइबर अपराध वाला होता है वो आपको कर लेना, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है। एंड वैसे भी यार ये जो हिंदी है तो हम अच्छे से सारे टॉपिक बता सकते हैं, बस आपको फॉर्मेट का ध्यान रखना होता है, वर्ड लिमिट का ध्यान रखना होता है, कुछ गलती नहीं करनी होती है, सभी मैंने वीडियो में बता रखा है, आप जाके देख सकते हो। बाकी इसमें इंपॉर्टेंट ये देखो, पहला जो है वो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, सेकंड भी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो 10th क्लास है उसमें आया हुआ है ये टॉपिक इंग्लिश में, तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट नहीं होता है ये। एंड इसके बाद है अपना ये सड़क दुर्घटना जिम्मेदार कौन है, ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है, बाकी आप खुद से बना सकते हो, एक बार थोड़ा सा रीड कर लेना सारी चीज़ें। मैं ये बताऊंगा तो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो, इसलिए मैं इसे स्किप करो सारी चीज़ों को, लाइक ये सारी चीज़ें। एंड इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर दिया हुआ है खंड ग, ठीक है, इसमें आपको मिल जाएगा अब काव्यांश, वो था गद्यांश था जो कि अपठित होता है, ये पठित होता है, ये हमारे चैप्टर से रिलेटेड होंगे, मेरा चैप्टर का ही उठा कर आपको दिया जाएगा। सबसे पहले ये आप लोग देख सकते हो, इसे अगर आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा ये कौन सा चैप्टर का है, उसके बाद आपको इसका थोड़ा सा मीनिंग निकालना है, देन फिर आपको उसका आंसर जो है क्वेश्चन का वो बताना है। यहाँ पास मैं थोड़ा सा पढ़ के बता देखता हूँ कि ये कौन सा चैप्टर का हो सकता है। किस भी किसान कुल बनिक भाटी भिखारी भाट चाकर चपट नट चोर चार चेटकी पेट को भटत गुण घटन चढ़त गिरी। देखो ये जो भाषा है ना, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो है तुलसीदास जी का हो सकता है, मतलब इन्होंने मैंने पढ़ा है ये चैप्टर, ठीक है, बट मुझे उतने अच्छे से कंफर्म नहीं है, आई थिंक तुलसीदास का हो सकता है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पास दिया भी है, ठीक है, तुलसीदास है, तो तुलसीदास जो है उनका यहाँ पास हमारे यहाँ मतलब सिलेबस में आई थिंक 2 चैप्टर है, पहला है एक कवितावली और दूसरा है लक्ष्मण जो मूर्छित वाला होता है वो। तो यहाँ पर ये जो है किसका हो सकता है, आई थिंक ये दोनों में से एक का हो सकता है। इसमें यहाँ पर देख रहे हो पेट का ये मतलब कि भोजन के बारे में बताया है, मतलब देखो मैं आपको एक बार समझा देता हूँ इसका मीनिंग क्या हो सकता है। सबसे पहली बात देखो, इस जो कविता का पंक्ति है इसमें जो लेखक है तुलसीदास, वो बता रहे हैं कि जो भोजन है मतलब कि जो खाना वगैरह हो गया, उसके लिए ना लोग सभी काम कर रहे हैं, जितने भी लोग हैं सारे के सारे अपने भूख के लिए ही काम कर रहे हैं, पेट की भूख को बुझाने के लिए, मतलब आग जो लगी है पेट में उसके लिए ही काम कर रहे हैं जितने भी लोग हैं, और इसके लिए मतलब भूख को मिटाने के लिए वो अपने बच्चों को भी बेच देते हैं, मतलब कि उन्हें खाना चाहिए तो वो कुछ भी कर सकते हैं, उस चीज़ों के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद आपको क्वेश्चन मिल जाता है, क्वेश्चन आपको इसके मीनिंग को थोड़ा समझने के बाद मिल जाएगा, जैसे यहाँ पर है पेट भरने के लिए लोग जो है क्या कर रहे हैं, तो वही चीज़ है मैंने बताया था कि पेट मतलब काम कर रहे हैं, जितने भी लोग काम वाम करते हैं पेट भरने के लिए, क्योंकि अगर वो खाना नहीं खाएंगे तो वो जीवित नहीं रहेंगे, ये सभी लोग जानते हैं, तो उसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है, ये चीज़ें पढ़ के आप लिख सकते हो, ईजी है ये चीज़ें। एंड इसके बाद यहाँ पर एक और आपको मिल जाता है काव्यांश, ये भी आपके चैप्टर का ही है, तो अगर आप इसे पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर मुझे लास्ट में देखो यहाँ पर से कीवर्ड मिल गया मेरा खेत, तो यहाँ पर छोटा मेरा खेत, ये जो चैप्टर है छोटा मेरा खेत, ये जो चैप्टर है आई थिंक उमा शंकर जोशी जी का है, उन्होंने लिखा हुआ था, तो आपको इसका मीनिंग थोड़ा सा समझना है, देन उसके बाद ये जो है वो लिख लेना है। वैसे अगर चैप्टर पढ़ रखे हो तो क्वेश्चन तो ऐसे ही बन जाएंगे, क्योंकि इससे मैंने पहले ही पढ़ रखा है। क्वेश्चन है कवि ने फल किसको बताया है, ये खेत के बारे में है, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जो फसल होगा उसमें जो फल उगेंगे वही यहाँ पर फसल के बारे में बात किया गया है। उसके बाद है यहाँ पर क्वेश्चन आप पढ़ लेना, मतलब इसमें टाइम वेस्ट होगा यार गद्यांश वगैरह वाला में, इसलिए मैं ये चीज़ें नहीं बता रहा हूँ, ऐसा क्वेश्चन मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ सारी चीज़ें, बाकी ये तो वही चीज़ है मैंने बताया था। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन आंसर यहाँ से स्टार्ट होता है, एंड कुछ ही टॉपिक बचे, मैं जल्दी से इसे एक्सप्लेन कर लेता हूँ, 20 मिनट हो चुके हैं आई थिंक। सो देखो, शायरी राखी के शायर राखी के उलझे को बिजली की चमक की तरह
कहकर क्या भाव व्यंजित करना चाहते हैं। देखो राखी का जो त्यौहार है ना, उसके ऊपर ये चैप्टर लिखा गया था। भाई बहनों का प्यार जो है उसको इस चैप्टर में बताया गया था कि कैसे एक बहन जो है अपने भाई के कलाई में राखी बांधती है, और वो जो राखी है वो एक बिजली की चमक की जैसी होती है, जैसे सूरज निकलता है ना उसी के जैसे, और बीच में एक काला रंग का वो कलर होता है। वो जो राखी है उसमें चैप्टर में जिसके बारे में बताया, जो राखी के बारे में बताया उसमें, वो बादल की तरह दिखता है। तो वही चीज़ें आपको यहाँ पर रीड कर लेनी है। यहाँ पर बताया गया है, शायर राखी के लक्ष्य को बिजली की चमक की तरह मानता है। एक नन्ही सी बच्ची अपने भाई के हाथों पर राखी बांधती है। वह बच्ची रस की पुतली है, उसकी उमंग और चपड़ा देखते बनती है। उसके हाथ में जो राखी है उसके लच्छे से एक चमक निकलती रहती है, जो आकाश में चमकती बिजली की भिंगमा दे जाती है। दूसरी ओर कभी रक्षाबंधन के दिन आसमान में काले काले बादल की घटा को दर्शाता है। ये बादल उसी नन्ही बच्ची के हाथों में रखी राखी में बिजली की चमक पैदा करती है। तो वही चीज़ें मैंने बोला था, मैं सारी चीज़ रीड नहीं करना चाहता, बट मैं यहाँ पर रीड करके बता रहा था। ठीक है, तो मैं आपको समझा देता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं, बच्चों का उड़ने का यहाँ पर क्या संबंध बताया गया है। ये चैप्टर पतंग का है, जो कि आलोक नाम के चैप्टर है। मतलब आलोक लेखक है इनके, उनका सरनेम मुझे याद नहीं आ रहा है, आलोक है मुझे ये पता है। ठीक है, तो आप एक बार सरनेम चेक कर लेना क्या है उनका। तो ये जो है ना, वो बताया गया है कि जो बच्चे होते हैं वो पतंग जब उड़ाते हैं तो उनका जो केंद्रित है, मतलब पूरा ध्यान जो है वो पतंग के ऊपर केंद्रित होता है। जहाँ जहाँ पतंग जाता है वो भी उसके साथ साथ वही चलने लगते हैं छतों में। ठीक है, तो उसके बारे में बताया गया है कि यहाँ पर आप पढ़ लोगे तो आपको पता चल जाएगा। पतंग अपने सपनों का, अरमान का, एक आकांक्षाओं का प्रतीक है। जैसे पतंग उमंग आकाश में क्या है उड़ती रहती है, वैसे ही बच्चे भी आकांक्षाओं को लेकर, सपने को लेकर ऊंचाई तक उड़ना चाहते हैं। वही चीज़ आपको लिखनी है। मतलब थोड़ा थोड़े आप लिख सकते हो ये चीज़ें जमा के, चैप्टर अगर आपने पढ़ा हुआ है तो। उसके बाद आपको यहाँ पर लिख लेना है कि ये जो बच्चे हैं वो पतंग में पूरा अपना ध्यान जो है केंद्रित कर लेते हैं, और जहाँ जहाँ जो है पतंग मतलब छत पे जाते हैं तो जहाँ जहाँ पतंग जाता है वहाँ वहाँ वो भी दौड़ने लगते हैं बिना किसी चीज़ का ध्यान लिखे। मतलब कि वो, उन्हें पता होता है कि वो गिर जाएंगे छतों में अगर दौड़ेंगे तो, फिर भी वो उनका पूरा ध्यान जो है अपने उत्साह में होता है, पतंग उड़ाने में होता है। ठीक है, तो वही आपको लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट है, पर्दे पर वक्त की कीमत है कहकर कवि ने पूरे साक्षात्कार के प्रति अपना नज़रिया किस रूप में रखा है। तो ये जो चैप्टर है वो है अपना जो कैमरा के पीछे बंद अपाहिज का है। ये रघुवीर सहाय जो लेखक है, मतलब कवि है, उनका लिखा हुआ ये कविता है, मतलब चैप्टर है। तो इसमें उन्होंने क्या बताया है, पर्दे के पीछे जो है, मतलब पर्दे पर वक्त की कीमत है। इसका मतलब ये है कि जैसे वीडियो शूट होता है तो उसके में पैसा लगता है, अगर उसमें हम टाइम पास करेंगे तो पैसे इसमें बर्बाद होते जाएंगे। तो वही चीज़ आपको लिखनी है कि इसमें बताया गया है कि पैसे जो है बहुत ज़्यादा मतलब बर्बाद वगैरह होता है। यही चीज़ें आपको लिखनी है। चैप्टर आपने पढ़ा है तो ये भी बन जाएगा। इजी है भाई, ठीक है, इसमें कोई टफ नहीं है। वैसे मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको अच्छे से बताऊंगा एक अलग वीडियो में, बस यहाँ पर मैं ये सारी चीज़ें समझा रहा हूँ। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है गद्यांश का। वही चीज़ आपको करनी है जैसे मैंने गद्यांश में बताया, आपको क्वेश्चन पढ़नी है। क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको ये मिलेगी, ये चैप्टर से ही रिलेटेड होगा, चैप्टर से उठा के दिया जाएगा। तो ये भी मैं स्किप कर रहा हूँ, आप इसे अच्छे से एक बार पढ़ लेना। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर आपको मिल जाता है बाजार दर्शन पाठ के लेखक कौन है। मैंने जैसे बोला कि लेखक का नाम आपको याद रहना चाहिए। मैंने तो सारे लेखक के जो नाम है वो पढ़े हैं, कुछ कुछ मुझे याद है, कुछ नहीं है। बाजार दर्शन है मुझे पता है, राजेंद्र कुमार जो है उन्होंने लिखा हुआ है। इसके बाद है श्यामनगर के दंगल में जो लुटन पहलवान थे उसे गुस्से में किसने चुनौती दी थी। तो उस चैप्टर में बताया गया है चांद सिंह, जो कि जिसे शेर का बच्चा कहा जाता है, उसकी उपाधि दी गई थी। तो यहाँ पर आ जाएगा चांद सिंह। इसके बाद है लोगों ने लड़कों की टोली को मेढक मंडली नाम किस आधार पर दिया था। यह टोली अपने आप को इंद्रसेना क्यों कहती है। इसमें क्या होता है, ये शायद तक उस चैप्टर का है, मेरे को चैप्टर, हाँ बादर राग, आई थिंक, हाँ बादर राग का है लगभग। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें ना होता ये है कि कुछ बच्चे हैं वो नंग वस्त्र में मतलब कपड़े वगैरह निकाल लेते हैं, और उसके बाद वो है एक नारा लगाते जाते हैं, मतलब इंद्रदेव पानी देव वगैरह बोल के। ठीक है, उसमें क्या होता है, ये जो है इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए यहाँ पर से काम करते हैं, ऐसा उनका मानना है कि ये वो अपने आप को इंद्र सेना बताते हैं कि वो पानी जो है वर्षा होगी, मतलब वर्षा कराने के लिए यहाँ पर इंद्रदेव की आराधना करते हैं, उनका यहाँ पर गुणगान वगैरह करते हैं।
और उन्हें मेढक मंडली इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो नंगे अवस्था में होते हैं और गली में घूमते रहते हैं, और जो बाहरी लोग हैं वो भी पानी के लिए मतलब बरसात हो इसलिए थोड़े थोड़े पानी उन जो बच्चे हैं उनकी टोली पे डालते हैं, जिसके कारण कीचड़ वगैरह हो जाता है और कुछ लोग परेशान हो जाते हैं इस चीज़ से कि इतना ज़्यादा कीचड़ वगैरह हो गया है, इसलिए उन्हें मेढक मंडली का नाम दिया गया था। तो आप यहाँ पास पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, आप देख सकते हो सारी चीज़ें अच्छे से। एंड इसके बाद यहाँ पास है असली वस्तु है हट, खूटी नहीं, लेखक के ऐसा कहने का क्या आशा है। मतलब यहाँ पर आपको जो खूटी है और जो टोपी है उसके बारे में यहाँ पर बताना है कि क्या क्या चीज़ है। तो बख्शी जी जो कि लेखक है उन्हें क्या होता है, खूटी का आशा है भाषा शैली अथवा साधन, टोपी से तात्पर्य है मानव मन में उत्पन्न भाव या निबंध की विषय वस्तु, अर्थात यदि लेखक के मनोभाव है तो उनके आधार पर भाषा तैयार कर रचना कर सकता है, क्योंकि भाषा भावों का अनुकरण करती है। मतलब यही बताया कि अगर मन में ये सारे वर्ड आ जाए, मतलब सारी चीज़ें अगर को पता है तो आप खुद ही सारी चीज़ें लिख सकते हो। यही हमारे पेपर में भी होता है, तो आपको उसी पर समझना है, उसके बाद आपको वो सारी चीज़ें लिखनी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। हृदय की कोमलता को बचाने के लिए व्यवहार की कठोरता भी कभी कभी जरूरी हो जाती है। प्रस्तुत में इसके बारे में बताना हुआ है, आप इसे पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। भारतीय संस्कृति में अद्भुत वृक्ष से भी अधिक कठोर तथा पुष्प से भी अधिक कोमल होता है। लेखक भी शीरीष के पेड़ को, ये जो शीरीष का फुल चैप्टर है उसका है, ठीक है, को अद्भुत की तरह मानता है। कालिदास के अनुसार जो शीरीष का फूल है केवल भौरों के पैरों का वजन यहाँ पर सह सकता है। यहाँ पर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा ये जो शीरीष का फूल होता है बहुत ही नाजुक होता है और देखने में भी काफ़ी ज़्यादा प्यारा होता है, छायादार होता है, और ये तब तक नहीं हटता है जब तक कोई यहाँ पर पत्ते वगैरह इसमें नहीं आते। मतलब ये बहुत ज़्यादा जिद्दी होता है ये जो शीरीष का फूल है। उसके बाद आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपको मिल जाएंगे ग्रामर। पहले ग्रामर नहीं आता था बट अब ग्रामर आने वाले हैं, 8 मार्क्स में आने वाले हैं, तो आपको इसे बहुत अच्छे से पढ़ना है। जैसे यहाँ पर है समता शब्द में मूल शब्द एवं प्रत्यय शब्द छापना है। मूल शब्द क्या होता है, जो कि सामने होता है, और जो प्रत्यय होता है वो पीछे होता है, वही होता है। तो यहाँ पर समता में क्या हो जाएगा, शम यहाँ पर आपका मूल शब्द हो जाएगा और प्रत्यय में ता आ जाएगा, ठीक है, लास्ट वाला। एंड इसके बाद है बाहरी भीतर, इस घर उस घर, पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो इसमें देखो रिपीट किए गए हैं, मतलब रिपीट नहीं, मतलब जैसा होता है ना कि एक के बाद दूसरा शब्द, जैसे पढ़ाई लिखाई ये दोनों कहाँ मतलब एक साथ जमते हैं, वैसे यहाँ पास है इस घर उस घर, ठीक है, वैसे ही शब्द यहाँ पास है। तो ये जो होता है अनुप्रस्थ अलंकार होता है। ऐसे अगर शब्द आपको मिलते हैं जो कि मैच करते हैं, ठीक है, आमने सामने, तो वही चीज़ें आपको अनुप्रस्थ अलंकार वहाँ पर लिख देनी है। इसके बाद कविता में बिंब विधा क्या होती है, तो बिंब विधा मतलब कि वो चीज़ें जिसे हम सेंस कर पाते हैं, जिससे हम लोग अनुभव कर पाते हैं, जैसे दृष्टि, ध्वनि, स्पर्धा, गंध और स्वाद, ये सारी चीज़ें हम लोग क्या करते हैं, अनुभव कर पाते हैं। वही चीज़ आपको यहाँ पर लिखनी है, और ये 2 नंबर का है तो आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिख लेना। बाकी इसके बाद है शव्य छंद की परिभाषा लिखनी है। शव्य छंद आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता दूँ, ये जो है 22 और 16 जो वर्ड है, मतलब हिंदी का जो वर्ड अक्षर वगैरह होता है उसका ही वो है सारी चीज़ें। इसमें गुण वगैरह दिया जाता है, उसके बारे में बताया जाता है, ठीक है। तो वो चीज़ आपको पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। वैसे ये मुझे आई थिंक IMP नहीं लग रहा है, बट आप एक बार पढ़ लेना, मॉडल पेपर को इग्नोर नहीं किया जा सकता है, सारी चीज़ आप अच्छे से पढ़ लेना। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पास है निपात व्यव्य किसे कहते हैं, अवयव किसे कहते हैं। तो इसमें अवयव के बारे में पूछा है, तो आपने कहीं ना कहीं बहुत पहले पढ़ा होगा अवयव क्या होता है। उसमें जो शब्द वगैरह होता है भी, तो, तक, मात्रा, भर, ये सारी चीज़ें अवयव में आ जाती हैं। तो वही चीज़ आपको बतानी है कि उसका क्या मतलब काम होता है, शब्दों को खास बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, सारी चीज़ें आपको बता देनी होती है। इसका नेक्स्ट है यहाँ पास क्वेश्चन है जो कि झूठ चैप्टर का है। झूठ चैप्टर में कहानी के नायक आनंदा, यहाँ पास आनंद जो चैप्टर मतलब लेखक है उनका नाम क्या है, आनंद है, आनंद यादव है आई थिंक, ठीक है, मुझे सरनेम उनका याद नहीं आ रहा है, हाँ आनंद यादव ही है लगभग, और मतलब ठीक है यार, हाँ आनंद यादव ही है। तो ये बताना है कि इसमें जो है वो पढ़ाई के लिए किससे बात करते हैं। तो आपको पता होगा इस कहानी में एक बहुत ही अच्छे आदमी है जिनका नाम है दत्ता जी राव, तो उनसे जाके बात करते हैं जो कि मुखिया होते हैं गांव के, ठीक है। तो यहाँ पर दत्ता जी राव आ जाएगा। फिर मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है, तो मोहनजोदड़ो जो है ऐसा टीला है, ऐसा जगह है, मतलब कि जो कि क्या है खंडर हो चुका है, तो आप लिखेंगे मृतों का टीला या मृतों का टीला, उससे नाम दिया गया था, खंडर था इसलिए उसे दिया गया था। उसके बाद है सम हाउ इम्प्रोव, वाक्य में जो यशोधर बाबू है बार बार इसे यूज़ करते हैं तकिया कलाम की तरह। तो उसके बारे में बताना है कि ये क्या होता है। सम हाउ इम्प्रोव का मतलब ये होता है कुछ ना कुछ तो गलत है, इसका मीनिंग होता है। और जो यहाँ पर यशोधर बाबू थे इस चैप्टर में, सिल्वर वेडिंग चैप्टर में, तो हर बार इस चीज़ को यूज़ करते थे। ऐसा इसलिए करते थे क्योंकि वो जो है पुराने सोच को अपनाते थे और उनके जो बेटे वगैरह हैं वो नए सोच को अपनाते थे। तो कहीं ना कहीं ये जो जनरेशन गैप थी ना,
उसी चीज़ को हटाने के लिए मतलब मन में वो चीज़ें ना रहे, इसलिए वो हमेशा इस वाक्य का यूज़ करते थे और ऐसा करके उस चीज़ों से वो दूर चले जाते थे, उसे समझने की कोशिश नहीं करते थे, उस चीज़ को मतलब नया चीज़ उपयोग करने की कोशिश नहीं करते थे, वो ये चीज़ बोल के उस चीज़ से हट जाते थे। ठीक है, वो आपको लिखना है उसके बारे में। एंड इसके बाद है सिल्वर वेडिंग कहानी के आधार पर पीढ़ी अंतराल, जिसमें बताया जो गेपिंग है यहाँ पर, ठीक है, एज गेपिंग वगैरह वही आपको बताना है कि उसमें क्या है, प्रकाश डाली इसमें बोला हुआ है। तो आपको पता है यहाँ पर जो असुरदार बाबू है वो पुराने ज़माने के सोच रखते थे, उनके बेटे वगैरह नए ज़माने की सोच को रखते थे, साथ ही उनकी जो पत्नी है वो भी अपने बेटों के साथ मिलके नए ज़माने की सोच मतलब कि नए चीज़ों को यूज़ करना शुरू कर दी थी। बट ये जो यशोधर बाबू थे वो नए चीज़ों को यूज़ नहीं कर पा रहे थे, वो नहीं ढल पा रहे थे, वो आपको लिखनी है। और कैसे उसे ठीक कैसे किया जा सकता है, तो इसके लिए ठीक करने का सबसे बड़ा जो मेन यहाँ पर उपाय है वो है दोनों को समझना होगा। जो बच्चे हैं मतलब कि उन्हें भी जो बड़े हैं उनका सम्मान करना होगा, उनके बारे में समझना होगा, उनका भावनाओं को समझना होगा। और जो बड़े हैं उन्हें भी ये समझना होगा कि अगर आपको जीवित रहना है, मतलब इस समय में आपका अस्तित्व बनाए रखना है, तो आपको आधुनिक लाइफ को अपनाना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं पूरा आप अपनाओ, पुरानी चीज़ें पूरी नहीं भूलनी होती है, बट नए चीज़ को अपनाना सही होता है, ये गलत नहीं होता है। उस चीज़ को आपको बता देना है, थोड़ा सा आप लिख सकते हो अपनी मर्जी से ये चीज़ें। इसके बाद यहाँ पर है स्वयं कविता रच लेने का आत्मविश्वास लेखक के मन में कैसे आया। ये जो है अपना चैप्टर जो कि था आई थिंक, हाँ वही जूझ जो चैप्टर है उसका ये आनंद यादव जी ने लिखा था। इसमें जो लेखक होता है ना, उनका एक टीचर होता है मराठी सब्जेक्ट का। वो टीचर क्या है, इसे आत्मविश्वास देते हैं कि तुम कर सकते हो। और वो भी एक लेखक ही थे, मतलब कवि थे, जो क्या करते थे, वो भी कविता वगैरह लिखा करते थे। तो लेखक के मन में ये आया कि जब वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। और वो कुछ ऐसे चीज़ों में मतलब कुछ भी चीज़ को देख के यहाँ पर से उसका कविता बना देते थे। तो लेखक को भी लगा कि ये चीज़ें ईजी है, हम भी कर सकते हैं, और उन्होंने प्रैक्टिस करना शुरू किया। ठीक है, तो वो जब भी मतलब भैंस वगैरह चढ़ाए जाते थे तो पत्थर वगैरह में भैंस के पीठ में लिख देते थे, या पत्थर में लिख के यहाँ पर बना देते थे कविता वगैरह। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी इस चीज़ के लिए। तो वही चीज़ आपको यहाँ पर लिखनी है कि वो टीचर है, मेन यहाँ पर भूमिका टीचर है, तो टीचर का उल्लेख आपको करना ही करना है। टीचर का नाम आपको याद नहीं आएगा तो मत लिखना, बट आपको लिखना है मराठी जो टीचर है, मतलब अध्यापक है, उन्होंने यहाँ पर उन्हें प्रेरणा दी थी, समझो उनका प्रेरणा यही था। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है टूटे फूटे खंडर सभ्यता और संस्कृति के इतिहास के साथ साथ धड़कती जिंदगी के अनुछूत क्षमाओं का भी दस्तावेज होता है, इस कथन का भाव स्पष्ट कीजिए। जैसे आप हड़प्पा सभ्यता वगैरह हो गया, मोहनजोदड़ो सभ्यता हो गया, यहाँ पर जैसे आप जाओगे तो जो लेखक है वो ये बोलते हैं कि जब हम वहाँ पास गए थे तो हमें उस चीज़ में अनुभव हो रहा था कि यहाँ अभी भी लोग रह रहे हैं, रोडों पे बैलगाड़ी की आवाज़ें आ रही है चलने की, रसोइयों में अगर आप जाके देखोगे तो वहाँ खुशबू आती है पकवान बनने की। तो वही चीज़ें आपको यहीं पर मेंशन करनी है, भले वो चीज़ें ना हो बट ऐसा अनुभव होता है, तो वो चीज़ आपको मेंशन करनी है। ये भले ही खंडर हो गया है लेकिन अब भी ये अपने इतिहास को बताता है। वो समय था जिस समय लोग टेक्नोलॉजी को नहीं जानते थे, और ये ऐसे शहर थे जो कि आज के भी शहरों से काफ़ी ज़्यादा एडवांस थे। तो वही चीज़ आपको अच्छे से लिखनी है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है नदी, कुएं, स्नानागार और बेजोड़ निकासी व्यवस्था को देखते हुए लेखक पाठकों के से प्रश्न पूछता है कि क्या हम सिंधु घाटी सभ्यता को जल संस्कृति कह सकते हैं। तो जरूर कह सकते हैं। ये जो चैप्टर है वो अतीत में दबे पाँव का ही है, ओम थानवी जी ने इसे लिखा हुआ है, ये भी चैप्टर वही है। ठीक है, तो इसे हम लोग मतलब जल संस्कृति कह सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो आपको पता होगा इसमें बहुत ही बड़े बड़े क्या थे, मतलब कुंड वगैरह बनाए गए थे, बहुत सारे कुंड वगैरह बनाए गए थे। साथ ही जो पानी है वो गंदे पानी और साफ पानी आपस में ना मिले उसके लिए भी बनाया गया था। नाले को ढक के रखा गया था, स्वच्छता भी बनाए रखी थी। और ये जो है सिंधु नदी जो है उसके किनारे था आई थिंक। ठीक है, तो ये नदी के किनारे था, तो ऐसा मान सकते हो कि ये जो है जल सभ्यता था। इसमें जल का पूरा चीज़ था, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में जल थी, तभी ये जो सभ्यता है वो वहाँ पर स्थिर थी। बट जैसे जैसे जल जो है ख़त्म हुआ उसके बाद ये जो सभ्यता है वो भी खत्म हो गया, ऐसा माना जाता है। तो आप लिखेंगे हाँ यहाँ पर जो जल है, मतलब ये जो हड़प्पा साम्राज्य वगैरह है वो जो है क्या है, जल सभ्यता माना जा सकता है, जन संस्कृति माना जा सकता है। फिर उसके बारे में आपको लिख देना है कि उसमें क्या क्या चीज़ें की गई थी। बहुत सारे कुंड वगैरह बनाए गए थे, जो साफ जल है और जो अशुद्ध जल है दोनों को मिलने से रोका जाता है, वही चीज़ आपको लिख लेने हैं। एंड यहाँ पास मैंने ये सारी चीज़ कंप्लीट कर ली आधे घंटे में अच्छे से। एंड यहाँ पास मैंने थोड़ा बहुत तो टाइम पास किया था मतलब ये चीज़ों में, बट अगली वीडियो में मैं ऐसा नहीं करना चाहता। मैं आपको बता रहा हूँ 30 मिनट के पहले ही, मतलब 25 मिनट के आसपास में मैं सारी चीज़ कंप्लीट कराऊंगा। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। एंड आपको मैं जैसे कि बोला था कि आपको स्लाइड में पढ़ना है या ऐसे पढ़ना है, आप कमेंट
कमेंट में बताना ताकि मैं बना सकूँ। अगर मैं स्लाइड में बनाऊँ तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा वीडियो आने में। मैं इसे बिना एडिटिंग के डालने वाला हूँ। एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड नेक्स्ट ब्रह्मास्त्र सीरीज़ के सेकंड लेक्चर के साथ। तब तक अच्छे से पढ़ते रहिए एंड इसका PDF मैं टेलीग्राम में अपलोड कर दूंगा। आपके पास होगा अगर ये कॉपी वगैरह तो आप वहाँ से अच्छे से इसे रीड कर लेना। मैं सारी चीज़ें समझा रही हैं एंड ये सारी चीज़ें आप प्रैक्टिस कर लेना जितने भी चीज़ें। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।